तो मेरे भाई चैप्टर में हमको बहुत ही एक सेक्सी कलर पेज मिला है जहाँ पर हमको कई सारे वन पीस के ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे और मुझको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि निको रॉबिन और बोआ हैंकॉक एब्सोल्युटली यहाँ पर गॉर्जियस लग रहे थे। पर अगर मुझे कोई एक इंडिविजुअल को हॉटनेस अवार्ड देना पड़ेगा इनमें से तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बोआ हैंकॉक को वो अवार्ड दूंगा, क्योंकि बोआ हैंकॉक डेफिनेटली स्टर्निंग लग रही थी और काफी जस्टिफाइड है कि क्यों उसको प्रिंसेस बोला जाता है। ठीक है, ये चैप्टर की शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था जहाँ पर हमको कारब गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा था वैन आगवार और कैथरीना डेवॉन को। वो उन लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन लोग उसको लेके चले ब्लैक बियर्ड के पास, क्योंकि उसके पास कई सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो वो देना चाहता है ब्लैक बियर्ड को। वो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा था कि उसको हिस्सा बनना है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का। हमको पता है कि काराबू को कौन सा इन्फॉर्मेशन पता है। काराबू को पता है कि फिशमैन आइलैंड में शिराहोशी पोसाइडन एंशिएंट वेपन है। बाद में वानुकुनी में उसको पता चला था कि प्लूटोन एक्चुअल में वानुकुनी के नीचे है। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन के जरिए से वो बार्गेन कर रहा था वैन आगवार और कैथरीना डेवॉन के साथ। मुझको पता नहीं है कि क्या फाइनल रिजल्ट होता है, हमको यहाँ पर पता नहीं चलता है कि वैन आगवार और कैथरीना डेवॉन काराबू को लेके जाते हैं उनके साथ कि नहीं। बट ये पूरे एनकाउंटर में जिस तरीके से वाइब था, जिस तरीके से ऑरा था वैन आगवार का, वो कंप्लीटली इंसेन था। वो बहुत ही कूल लग रहा था यहाँ पर। मुझको पता नहीं है कि किस तरीके से वो सब इस बंदे के साथ फाइट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि आगे चलते हुए मोस्ट डेफिनेटली हमको ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस स्ट्राइड पायरेट्स क्लैश करते हुए दिखाई देंगे और दोनों क्रू में जो स्नाइपर्स है वो है उसाप और वैन आगवार। तो कैसे इनके बीच में फाइट चलेगा, कैसे उसाप इस बंदे के ऑरा को मैच कर पाएगा, कैसे हराएगा, भगवान को पता। पर ये डेफिनेटली काफी कूल लग रहा था वैन आगवार। यहाँ से लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं मार्क 3 पैसिफिस्टास के पास। सब सारे लोग मार्क 3 पैसिफिस्टास के ऊपर अटैक कर रहे थे, बैटलशिप्स अटैक कर रहे थे मार्क 3 पैसिफिस्टास के ऊपर। पर ये सब सारे अटैक्स कुछ भी काम नहीं कर रहा था मार्क 3 पैसिफिस्टा के ऊपर, क्योंकि मार्क 3 पैसिफिस्टा अपने बबल के जरिए से उन सब सारे अटैक्स को नगेट कर पा रहे थे। प्लस हम देख रहे थे कि मार्क 3 पैसिफिस्टास वन बाय वन कई सारे मरीन्स के बैटलशिप को डुबाए जा रहे थे। अब यहाँ पर कई सारे छपरी हमको वाइस एडमिरल्स दिखाई दे रहे थे जो बोल रहे थे कि उन लोग अपने फुल स्ट्रेंथ पे फाइट नहीं कर सकते हैं मार्क 3 पैसिफिस्टास के साथ, क्योंकि अगर उन लोग मार्क 3 पैसिफिस्टास को वन बाय वन डैमेज करते जाएंगे तो एक्चुअल में उन लोग अपने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को हर्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्क 3 पैसिफिस्टास एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री रिसोर्स है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो अगर उन लोग हर एक यूनिट को उड़ाते जाएंगे तो एक्चुअल में उन लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं। वाइस एडमिरल्स फाइनली कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि उन लोग ज्वेलरी बानी के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ज्वेलरी बानी ने ही सब सारे मार्क 3 पैसिफिस्टास को ऑर्डर दिया था कि उन लोग बेसिकली अटैक करें मरीन्स के शिप के ऊपर। हमको पता है कि ज्वेलरी बानी सब सारे पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकती है, तो इस वजह से हमको एक वाइस एडमिरल टोसा जाके अटैक करते हुए दिखाई दे रहा था। वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था बानी के ऊपर। तभी हम देखते हैं ब्रॉगी आके अपना बेसिकली उन्होंने एक्स मारता है उस बंदे के ऊपर। मुझको पता नहीं अगर टोसा ने सर्वाइव किया है कि नहीं इस एक्स को, पर कुछ भी यार मुझको फर्क नहीं पड़ता है उस बंदे के लिए। डॉरी और ब्रॉगी का मुलाकात होता है फ्रैंकी और एटलस के साथ। फ्रैंकी के पीछे ज्वेलरी बानी है और एटलस के पीछे हमारा भाई बार्थोलोम्यू कोमा है। अब यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी ने सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स के अपडेटेड वांटेड पोस्टर्स को देखा था ताकि उन लोग पहचान पाए स्ट्राइड पायरेट्स के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को। फिर भी यहाँ पर उन लोग फ्रैंकी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि फ्रैंकी के अपडेटेड वांटेड पोस्ट पे फ्रैंकी का फोटो नहीं है, थाउजेंड सनी का फोटो है। वो भी काफी वियर्ड था यार कि क्यों कैसे वैसे क्यों हुआ वो। पर इवेंचुअली ज्वेलरी बानी डॉरी और ब्रॉगी से मदद मांगती है। वो बोलती है कि सांजी लूफी और वेगापंक पीछे ही रुक गए हैं तो उन लोग जाके उनकी मदद करें। ऑब्वियसली यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी निकल पड़ते हैं उनकी मदद करने के लिए। बट यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज था जो मेरे नजर में आया वो ये था कि डॉरी और ब्रॉगी कुछ बात कर रहे थे किसी स्कॉलर के बारे में। उन लोग बोल रहे थे कि उन लोगों ने वेगापंक का नाम किसी स्कॉलर से सुना है, स्कॉलर ने मेंशन किया था वेगापंक का नाम। क्या ये जैगुआर डी सॉल के बारे में बातें चल रहा है? ये काफी इंटरेस्टिंग था। डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा कि ये स्कॉलर कौन है जो इन लोग बात कर रहे हैं। ये सब सारी चीजों में हमको और दो चीजें पता चलता है। हमको पता चलता है कि जैगुआर डी सॉल एक्चुअल में कमांडर था डॉल का। डॉल हमको पता है कि वो वाइस एडमिरल है, तो एक्चुअल में जैगुआर डी सॉल के अंडर डॉल काम कर रही थी एक टाइम पे। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग टिडबिट था वहां पर। प्लस हमको ये भी पता चलता है कि जायंट्स को स्काई आइलैंड के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ पर जायंट स्काई आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि उनको स्काई आइलैंड के बारे में पता है वगैरह वगैरह, पर वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा मेरे को किस तरीके से ओडा ने यहाँ पर स्काई आइलैंड को बहुत ही चालाक तरीके से फिर से ड्रॉप किया है, लो ड्रॉप किया है। मुझको पता नहीं, मे भी हम लोग एलबीएफ में जाएंगे तब हमको कुछ स्काई आइलैंड रिलेटेड कुछ और पता चले, इन अ सेंस कि हमको कुछ हिस्ट्री पता चले एलबीएफ और स्काई आइलैंड के बारे में। ऐसा कुछ हो सकता है, किसको पता। ये बाय द वे स्काई आइलैंड का टॉपिक इस वजह से यहाँ पर आया है क्योंकि ज्वेलरी बानी और सब सारे ग्रुप हमको बताया कि एगेड आइलैंड के लोअर सेक्शन पे है और ज्वेलरी बानी को एक्चुअल में एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे जाना है। तो इस वजह से वो बोलती है जायंट को कि उन लोगों को ऊपर जाना है। तो उसी को सुन के जो जायंट था वहां पर वो बोलता है कि क्या तुमको स्काई आइलैंड पे जाना है? तो
वो इस वजह से वहां पर आया। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करते हैं इस चैप्टर के फाइनल सेगमेंट में, जहाँ पर हम लोग लूफी और उस पूरे सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। हम लोग वेगापंक को बहुत ही गंदी तरीके से ब्लीड करते हुए देख रहे थे। जमीन पे वो लेटा हुआ था और बहुत गंदी तरीके से ब्लीड कर रहा था। वेगापंक बोलता है लूफी को कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा मतलब अभी वक्त आ गया है टाटा बाय बाय बोलने का। लूफी इस टाइम पे भी वेगापंक को बचाना चाहता था, क्योंकि वो बोल रहा था वेगापंक को कि तूने मुझे बोला था यहाँ पर से तेरे को बचा के लेके जाने के लिए, अभी तू ही हार मान रहा है। पर वेगापंक को पता था कि ये क्या टाइम चल रहा है, और वेगापंक लूफी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करता है। वेगापंक लूफी से बोलता है कि अब क्योंकि जोल्ड्री बानी के पास एबिलिटी है कि वो सब सारे पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकती है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेडार पे आ जाती है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली टारगेट करेंगे। तो इसी वजह से हमारा भाई वेगापंक बोल रहा था लूफी को कि वो ख्याल रखे जोल्ड्री बानी का। अब मुझको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या जोल्ड्री बानी सच में स्ट्राइड पायरेट्स का हिस्सा बनेगी, क्या वो सच में नेक्स्ट स्ट्रॉ हैट है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि मे भी जोल्ड्री बानी रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर ले। अगर जोल्ड्री बानी रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेंस करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से टाइन करेगा इस पूरी स्टोरी में। हमको पता है कि जोल्ड्री बानी का डैड बार्थोलोम्यू कुमा है। बार्थोलोम्यू कुमा वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, और अगर जोल्ड्री बानी ज्वाइन करती है तो वो काइंड ऑफ अपने डैड के लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है रेवोल्यूशनरी आर्मी में। पर उसको रेवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा बनने के लिए हमारे भाई ड्रैगन को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वो बंदा ड्रैगन सिर्फ एक्सप्रेशन दिए जा रहा है, कुछ करता धरता तो है नहीं। तो मुझको पता नहीं अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर कि नहीं, पर अगर ड्रैगन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो बहुत ही एक इंसेन चीज रहेगा यार। सैंजे गार्सिया को यहाँ पर क्या हुआ किसको पता, पर वो कंप्लीटली बजक मोड में चले जाता है। सैंजे गार्सिया के आईज में हमको पिगमेंटेशन का चेंज दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को कंप्लीटली वेनम में कोट कर लिया था, और उसके पैर्स हमको मतलब एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहे थे बहुत ही वियर्ड तरीके से। वो अटैक भी कर रहा था लूफी और सांजी के ऊपर। लूफी सांजी को बोलता है कि वो वेगापंक को यहाँ से लेके चले किसी न किसी तरीके से, और सांजी वेगापंक को लेके जाने की भी कोशिश कर रहा था दूर। बट इसी टाइम पे आउट ऑफ नोवेयर बूम किजारू का एंट्री होता है। किजारू एक खतरनाक किक मारता है सांजी के ऊपर, जिसकी वजह से वेगापंक बेसिकली गिर जाता है सांजी के हाथों में से। और इसी का फायदा उठाते हुए हमारा भाई किजारू एक गंदा लेजर बीम अटैक मारता है, जो बेसिकली आर पार जाता है वेगापंक के बॉडी में से। हमको पता है कि ऑलरेडी सैंजी गार्सिया ने एक गंदा छेद डाल दिया था वेगापंक के बॉडी के अंदर ओबिटो स्टाइल। अभी उसी के ऊपर हमारे भाई किजारू ने अटैक किया। मुझको पता नहीं ये सोर्ड अटैक था या ये बीम अटैक था, क्योंकि ये अटैक मारने के बाद हम किजारू के हाथ में एक सोर्ड देख रहे थे, बट ये एक बहुत ही फेटल अटैक था। ठीक है, ये बहुत ही एक फेटल अटैक था। सांजी फिर से वेगापंक को उठा के यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, और फिर से किजारू अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमारे भाई लूफी का एंट्री होता है। लूफी अपने गियर 5 में अपने एक हाथ से उसने सैटर्न को कंटेन कर लिया था, मतलब सैटर्न के ऊपर उसका एक हाथ था, और दूसरे हाथ के जरिए से उसने किजारू को दबोच लिया था। ये पहली बार नहीं है जहां पर लूफी ने किजारू को दबोचा था, ये दूसरी बार है। पर ये काइंड ऑफ अ बैड एस मोमेंट था हमारे भाई लूफी का, और यहाँ पर लूफी हमको हंसते हुए नहीं दिखाई दे रहा था, काइंड ऑफ अ सीरियस दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही एक अच्छा बात है। क्योंकि मेरा एक जो शिकायत रहा है गियर 5 के साथ वो ये है कि गियर 5 में लूफी हमेशा हंसते जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि टेंशन बैटल में से निकल जाता है यार। पर यहाँ पर लूफी एब्सोल्युटली सैवेज लग रहा था, एब्सोल्युटली सैवेज लग रहा था। जो किया है वो भी सैवेज है, और लुक्स में भी पोर्ट्रेयल वाइज भी सैवेज था। ये चैप्टर के फाइनल पैनल्स में हम देख रहे थे कि सांची के हाथों में वेगापंक था, और वेगापंक ऐसा लग रहा था कि उसका डेथ हो गया है। और जैसे ही वेगापंक अनकॉन्शियस या उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि सांची बोल रहा था उसको देख के कि तू हंस क्यों रहा है, तो मुझको पता नहीं एग्जैक्टली उसका डेथ हुआ है कि नहीं, पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एक ऑटोमेटिक काइंड ऑफ अ प्रोसीजर का शुरुआत हो जाता है, एक ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट का शुरुआत हो जाता है। ये ब्रॉडकास्ट के जरिए से जो बेसिकली एक आइलैंड से आ रहा है, और मुझे लगता है कि सब सारे दुनिया में लोग सुनने वाले इस ब्रॉडकास्ट को, तो इसके जरिए से वेगापंक सब सारे लोगों को, सब सारे इस दुनिया के लोगों को इस दुनिया का सच बताना चाहता है। अब हमको पता है कि वेगापंक वाइट सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इस वजह से 5 एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इस वजह से उन लोगों ने रॉब लुच्ची को भेजा था, सीपीओ मेंबर्स को भेजा था असैसिनेट करने के लिए वेगापंक को। तो मुझको पता नहीं एग्जैक्टली वो कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला है, पर अगर वो यहाँ पर एंशिएंट किंगडम का मेंशन करता है, मेरे भाई आई लूज माय फकिंग माइंड मैन। दिस इज सम फकिंग सीरियस शिट दैट इज अबाउट टू गो डाउन, ऑलराइट। ये काइंड ऑफ बहुत ही इंसेन भी रहेगा, जिस तरीके से हम लोगों ने ओहारा में क्लोअर, प्रोफेसर क्लोअर बोलने जा रहा था एंशिएंट किंगडम के बारे में, मतलब उस टाइम पे हम देखते हैं कि उसको ठोक दिया जाता है, हमको पता नहीं चलता है एंशिएंट किंगडम के बारे में। हमको एक काइंड ऑफ अ रफ मैप दिखाई देता है कि किस तरीके से एंशिएंट किंगडम दिखता था। पर अगर यहाँ पर हमको ओडा एक्चुअल में दिखाता है एंशिएंट किंगडम को थोड़ा स्केच करके, या एंशिएंट
एंशिएंट किंगडम के बारे में हमको बताता है इस ब्रॉडकास्ट के जरिए से या वेगापंक के जरिए से, यहाँ पर वो बहुत ही एक मैसिव चीज होगा मेरे भाई। मुझे अभी तक याद है कि नरेटर ने बोला था कि एगेड आइलैंड के एंडिंग में एक ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से पूरा शॉक वेव फैल जाता है पूरे दुनिया में, वन पीस की दुनिया में। मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था कि किसी का मैसिव डेथ होने वाला है या किसी को हॉस्टेज लिया जाएगा यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो वेगापंक कर रहा है वो उस लेवल का है जो नरेटर डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से 8.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर था। इसमें बहुत सारे एपिक मोमेंट थे। हम लोग काराबू का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं इस चैप्टर के इनिशियल स्टेजेस में। लूफी का एपिक मोमेंट था, जिस तरीके से उसने एक हाथ से सैंची गार्सिया को कंटेन किया, दूसरे हाथ में उसने दबोच लिया था किजारू को। और टुवर्ड्स द एंड जो था, मुझे पता नहीं है कि वेगापंक का डेथ हुआ है कि नहीं, वो पता नहीं है क्या डेथ हुआ है, अनकॉन्शियस हुआ है, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि डेथ हुआ है। पर जो फाइनल जो पैनल था वो सबसे मतलब इंसेन था। वो क्रेजीएस्ट मेरे हिसाब से क्लिफ हैंगर था जो मैंने देखा है अब तक का। वेगापंक ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है पूरे दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, वो इस दुनिया के सच्चाई के बारे में बताने जा रहा है पूरी दुनिया को। ये मेरे भाई इतना हाइप क्रिएट किया है कि अब सब सारे लोग, सब सारे वन पीस फैन बहुत ही ईगरली वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए कि क्या बोलने वाला है वेगापंक, क्या बोलने वाला है वेगापंक, ठीक है। अब क्योंकि डोरी और ब्रॉक लूफी के डायरेक्शन में जा रहे हैं लूफी को मदद करने के लिए, तो हम लोग काफी हद तक बोल सकते हैं कि लूफी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा सैंची गार्सिया और हमारे भाई किजारू को। पर मेरे दिमाग में अभी तक ये क्वेश्चन है कि क्या किजारू अपना अवेकनिंग हमको यहाँ पर दिखाएगा, क्या उसको अवेकनिंग आता भी है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए, बट ये क्वेश्चन आता है क्योंकि उसने अभी तक अपना अवेकनिंग यूज नहीं किया है। अगर उसके पास होता तो अभी तक उसने क्यों नहीं यूज किया। मुझे पर्सनली लगता है कि एगेड आइलैंड बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जहाँ पर ओडा हमको फाइनली लोकिया का अवेकनिंग दिखा सकता था किजारू के कैरेक्टर के जरिए से। हमको पता है कि हम लोगों ने देखा था एगेड आइलैंड में मेंशन कि पैरामी से डाबल फ्रूट को रेप्लिकेट किया जा सकता है, ज़ोवन डाबल फ्रूट को रेप्लिकेट किया जा सकता है, पर लोकिया डाबल फ्रूट को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे सीरीज में मैंने बार बार यही बोलते जा रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने ज़ोवन का अवेकनिंग देखा है, हम लोगों ने पैरामीसिया का अवेकनिंग देखा है, लोकिया का अवेकनिंग नहीं देखा है। तो अगर यहाँ पर किजारू वो करता तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता। मुझको पता है मैं मतलब वानो कुंडी में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि कायदो अवेकनिंग में जाएगा, कायदो अवेकनिंग में जाएगा, पर वैसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि कायदो ऑलरेडी उसके अवेकन स्टेट में था, किसको पता मेरे भाई। बट किजारू के पास पोटेंशियल था यार, किजारू एडमिरल है, अगर वो अवेकनिंग में जाता तो मतलब उतना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता बिलीव करने के लिए कि बंदा अवेकनिंग में जा सकता है। अब जो स्ट्राइड पायरेट्स का मेन प्रायोरिटी है इस पूरे एगेड आइलैंड पे वो ये है कि उन लोग सक्सेसफुली और सेफली एस्केप करें एगेड आइलैंड से। उनका प्लान ये था इनिशियली कि उन लोग सब सारे लोग एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके उन लोग बेसिकली वहां से एस्केप करने की कोशिश करेंगे। जनरल फ्रैंकी के जरिए से किजारू ने जनरल फ्रैंकी उड़ा दिया, तो हम लोग नेक्स्ट स्पेकुलेट कर रहे थे कि लूफी गियर 5th में गया था। हमको वो एक एंशिएंट जायंट रोबोट दिखाई दे रहा था, उसके आंखों में ग्लो होते हुए दिखाई दे रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या वो हेल्प करेगा एस्केप करने के लिए स्ट्राइड पायरेट्स को। आगे चलते ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं कि जायंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो क्या सब सारे लोग जायंट्स के शिप में बैठ के एस्केप करने वाले हैं। तो मुझको पता नहीं है कि ऑनेस्टली उन लोग कैसे एस्केप करने वाले हैं इस पूरे सिचुएशन से। इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या होता है इवेंचुअली। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता है इस चैप्टर के बारे में। तेरा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखिए तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।